आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी वो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का हालिया रेपो रेट निर्णय। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक विश्लेषण भी है। आरबीआई मेंटेन्स रेपो रेट एट 5.50%, सिग्नल स्टेबिलिटी। हाँ तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, जी बल्कि ये समझना है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5% पर अपरिवर्तित क्यों रखा है, इसके पीछे संकेत क्या है, और सबसे जरूरी, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर, बाजारों पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुख्य खबर यही है कि रेपो रेट 5.50% पर स्थिर है। जी हाँ। और आरबीआई का रुख वो न्यूट्रल है, यानी तटस्थ। ये तटस्थ रुख, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, तटस्थ रुख का सीधा मतलब है कि आरबीआई, आप कह सकती हैं, भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने दोनों के लिए दरवाजे खुले रख रहा है। अच्छा। वो किसी एक दिशा में जाने के लिए अभी प्रतिबद्ध नहीं है। और जहां तक रेपो रेट को 5-50% पर रखने का सवाल है, हाँ। तो ये फैसला काफी हद तक बाजार की उम्मीदों के मुताबिक ही था। कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था इसमें। ठीक है, तो मतलब ये अपेक्षित था। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये जो देखो और इंतजार करो वाला रवैया है, यस। इसके पीछे की सोच क्या है? हाँ। विश्लेषण कह रहा है कि महंगाई नीचे आ रही है। हाँ। और विकास की गति मजबूत है। हाँ। तो क्या ये इन दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये एक तरह की क्लासिक सेंट्रल बैंकिंग दुविधा है। एक तरफ तो जैसा विश्लेषण में है, महंगाई दर में गिरावट दिख रही है। हाँ, जो अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी खबर है, और ये दरें कम करने के लिए एक तर्क दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आर्थिक विकास दर, जीडीपी ग्रोथ, वो मजबूत है। वो काफी मजबूत बनी हुई है। तो अगर ऐसे में दरें कम की जाती, हाँ। तो ये मांग को और बढ़ा सकता था। अच्छा। जिससे शायद महंगाई फिर से सिर उठाने लगती। तो आरबीआई यहाँ एक बहुत महीन संतुलन साध रहा है। वो विकास की गति को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन महंगाई को काबू में लाने की जो प्राथमिकता है, उससे समझौता किए बिना, इसीलिए भी दरों को छेड़ा नहीं। ये संतुलन वाकई बहुत नाजुक लगता है। लेकिन क्या सिर्फ हेडलाइन महंगाई का नीचे आना काफी है? वो जो कोर इन्फ्लेशन होती है, खाने पीने और ईंधन के अलावा? हाँ, कोर इन्फ्लेशन, क्या वो अब भी चिंता का विषय नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरबीआई बाहरी जोखिमों को लेकर ज्यादा चिंतित है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन तो नीचे आई है, पर कोर इन्फ्लेशन अक्सर थोड़ी जिद्दी होती है। वो जल्दी नीचे नहीं आती। अच्छा। तो ये संभव है कि आरबीआई कोर इन्फ्लेशन के पूरी तरह से नरम पड़ने का इंतजार कर रही हो। और आपका दूसरा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। वैश्विक स्तर पर अभी भी काफी अनिश्चितता है। जियोपॉलिटिकल तनाव है, सप्लाई चेन की अपनी चुनौतियां हैं। हाँ, वो तो है। विकसित देशों में ब्याज दरों का रुख क्या रहेगा, ये भी देखना है। तो हो सकता है आरबीआई इन बाहरी फैक्टर्स के असर को लेकर भी सतर्क है, और इसीलिए अभी कोई कदम उठाने से बच रही है। ये स्थिरता एक तरह से इन अनिश्चितताओं के खिलाफ एक बफर का काम भी कर सकती है। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि भविष्य के जोखिमों का आकलन भी इसमें शामिल है। अच्छा, तो आरबीआई के अपने आकलनों की बात करते हैं। क्या इस फैसले के साथ उनके भविष्य के अनुमानों में, फोरकास्ट में कोई बदलाव आया है? हाँ, यहाँ कुछ दिलचस्प बदलाव हुए हैं, और ये आत्मविश्वास की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, क्या बदलाव है? विश्लेषण के मुताबिक आरबीआई ने वित्त वर्ष 26 के लिए अपने अनुमानों को संशोधित किया है। ओके। सबसे खास बात है महंगाई का अनुमान। इसे उन्होंने पहले के 3.1% से घटाकर अब 2.6% कर दिया है। अरे वाह, 2.6%! ये तो काफी महत्वपूर्ण गिरावट है। जी हाँ, काफी अहम है। और वहीं जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.8% पर बरकरार रखा गया है। 6.8%, वो भी एक मजबूत आंकड़ा है। बिल्कुल। तो इन दोनों अनुमानों को अगर एक साथ देखें, कम महंगाई और स्थिर विकास, ये एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। इससे लगता है कि आरबीआई को व्यापक आर्थिक स्थिरता, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन महंगाई का अनुमान 2.6% तक लाना, ये थोड़ा महत्वाकांक्षी नहीं लगता? क्या ये सिर्फ घरेलू मांग पर आधारित है, या इसमें एक्सपोर्ट्स की रिकवरी का भी ध्यान रखा गया है? ये वाजिब चिंता है। देखिए, 6.8% की ग्रोथ और 2.6% की महंगाई, ये निश्चित रूप से एक तरह का गोल्डीलॉक्स सिनेरियो लगता है ना? न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। हाँ, बिल्कुल सही। ये अनुमान शायद घरेलू मांग की मजबूती, सरकारी खर्च और निवेश चक्र में जो सुधार दिख रहा है, उस पर काफी हद तक निर्भर करते हैं।
वैश्विक मांग और निर्यात वो अभी भी थोड़े अनिश्चित हो सकते हैं। और जहां तक आशावाद का सवाल है, तो सेंट्रल बैंक्स अक्सर एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते भी हैं ताकि भरोसे का माहौल बने। सही बात है। लेकिन हाँ, इन अनुमानों को हकीकत बनने के लिए कई घरेलू और वैश्विक फैक्टर्स का साथ देना जरूरी होगा। ये आरबीआई की उम्मीदें हैं, गारंटी नहीं। समझ गया। शायद इसीलिए उन्होंने अपना रुख तटस्थ रखा है कि अगर हालात उम्मीद के मुताबिक ना रहे तो रणनीति बदली जा सके। बिल्कुल, ये उम्मीद और सावधानी का एक मिश्रण है। चलिए अब थोड़ा जमीनी असर पर आते हैं, बाजारों और कारोबारों के लिए इसके क्या मायने हैं। स्थिरता सुनने में तो हमेशा अच्छी लगती है ना? हाँ, स्थिरता तो हमेशा अच्छी लगती है, खासकर ब्याज दरों के मामले में। ये अर्थव्यवस्था के लिए आमतौर पर अच्छी मानी जाती है। विश्लेषण भी यही कहता है कि इस फैसले से निरंतरता बनी रहेगी और अनिश्चितता कम होगी। तो कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं के लिए? उनके लिए इसका सीधा मतलब है कि उधार लेने की लागत यानी ब्याज दरें वो फिलहाल स्थिर रहेंगी। ठीक है। और जब लोन की लागत स्थिर होती है तो कंपनियां निवेश की योजनाएं आसानी से बना सकते हैं। और लोग भी जैसे घर या गाड़ी खरीदने जैसे बड़े फैसले लेने में कम हिचकिचाते हैं। तो इससे निवेश और खुदरा मांग दोनों को समर्थन मिलेगा? जी हाँ, दोनों को समर्थन मिलता है। और खासकर आज के माहौल में देखें, पिछले कुछ समय से तो काफी उतार चढ़ाव रहा है, तो ये स्थिरता शायद और भी ज्यादा मायने रखती होगी। बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है वैश्विक और घरेलू स्तर पर कितनी उथल-पुथल रही है। हाँ, महामारी, सप्लाई चेन की दिक्कतें। हाँ, फिर महंगाई बढ़ी, उसे काबू करने के लिए ब्याज दरें तेजी से बढ़ाई गई। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल के बाद अब अगर दरों में स्थिरता आती है तो ये अर्थव्यवस्था को थोड़ा संभलने और अपनी गति पकड़ने का मौका देती है। एक तरह का ठहराव। हाँ, एक जरूरी ठहराव। ये कारोबारों को भविष्य की योजना बनाने का और उपभोक्ताओं को खर्च करने का भरोसा देता है। ये रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। और कौन से खास क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं जिन्हें स्थिर माहौल से सबसे ज्यादा फायदा पहुंच सकता है? विश्लेषण में कुछ नाम थे? हाँ, विश्लेषण सही इशारा कर रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ब्याज दरों में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। रेट सेंसिटिव? जी, रेट सेंसिटिव। हाँ, क्योंकि उनके कारोबार का बड़ा हिस्सा फाइनेंसिंग पर निर्भर करता है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि लोन की मांग बढ़ती है। रियल एस्टेट, होम लोन सस्ता या स्थिर रहता है तो मांग बढ़ती है। हाँ, ऑटोमोबाइल बिल्कुल। गाड़ियों के लिए फाइनेंसिंग आसान होती है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह, हाँ वो सब, इनके लिए स्थिर लागतें अच्छी खबर है। लेकिन क्या इन क्षेत्रों के लिए सब कुछ अच्छा ही है? मतलब सिर्फ स्थिर दरें ही काफी हैं या इनके सामने कोई और चुनौतियां भी हैं? जैसे ऑटो सेक्टर के लिए इनपुट कॉस्ट की बात होती है। हाँ, या रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की कीमतें। ये बहुत सही मुद्दा उठाया आपने। देखिए, स्थिर ब्याज दरें एक सकारात्मक पहलू है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये अकेली काफी नहीं है। जैसा आपने कहा, ऑटो सेक्टर को अभी भी कच्चे माल की बढ़ती लागतों से जूझना पड़ सकता है। रियल एस्टेट में कुछ शहरों में कीमतें इतनी बढ़ गई हैं वो तो है कि भले ही होम लोन की दरें स्थिर हों, मांग सीमित हो सकती है। और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी, जैसा हम शायद आगे बात करेंगे, मुनाफे पर कुछ दबाव हो सकता है। अच्छा। तो हाँ, स्थिर दरें मददगार हैं, लेकिन ये इन क्षेत्रों की सारी समस्याओं का हल नहीं है। पूरा आर्थिक माहौल और सेक्टर विशिष्ट कारक भी देखने होंगे। ठीक है, तो फिर शेयर बाजार, उसने इस अपेक्षित स्थिरता पर कैसी प्रतिक्रिया दी? कोई बड़ी तेजी या गिरावट? और बॉन्ड मार्केट का क्या हाल रहा? देखिए, शेयर बाजार को आमतौर पर स्थिरता पसंद है। पूर्वानुमेयता मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी अच्छी लगती है। हाँ। तो सैद्धांतिक रूप से तो प्रतिक्रिया सकारात्मक होनी चाहिए थी। लेकिन जैसा विश्लेषण में भी कहा गया, क्योंकि ये फैसला काफी हद तक अपेक्षित था, मतलब कोई सरप्राइज नहीं था। हाँ, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, इसलिए बाजार की प्रतिक्रिया शायद बहुत तेज नहीं रही होगी, हल्की या मिलीजुली। ठीक है। कोई बड़ी उछाल या गिरावट सिर्फ इस खबर के आधार पर शायद नहीं आई होगी। और बॉन्ड यील्ड्स का क्या? बॉन्ड यील्ड्स यानी सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले रिटर्न, उनके स्थिर होने या थोड़ा नरम पड़ने की संभावना है। मतलब यील्ड थोड़ी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब दरें बढ़ने की आशंका कम हो गई है। लेकिन एक बात जो बैंकों के लिए थोड़ी चिंता की हो सकती है, वो है उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव, जिसे NIM कहते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब बैंकों की कमाई और लागत के बीच का अंतर, उनके मुनाफे का मुख्य स्रोत। इस पर दबाव क्यों? हाँ, बिल्कुल वही।
एनआईएम पर दबाव इसलिए आ सकता है क्योंकि जब आरबीआई ने पिछली बार दरें घटाई थीं, तो उसका पूरा असर, जिसे ट्रांसमिशन कहते हैं, हाँ, वो अभी तक ग्राहकों तक, खासकर लोन की दरों में, पूरी तरह से नहीं पहुंचा है। अच्छा, तो हो सकता है बैंकों पर अब दबाव बढ़े कि वो पिछली कटौतियों का लाभ ग्राहकों को दें। दूसरी तरफ डिपॉजिट यानी जमा पर ब्याज दरें शायद उतनी तेजी से कम न हो। क्यों? क्योंकि बैंक अभी भी डिपॉजिट आकर्षित करने के लिए मुकाबला कर रहे हैं, तो उधार पर कम कमाई और जमा पर ज्यादा खर्च, ये कॉम्बिनेशन उनके मार्जिन को थोड़ा कम कर सकता है। अच्छा, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए ध्यान देने वाली बात है। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बाजारों से परे देखते हैं। इस स्थिर दर नीति का पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर पर क्या असर पड़ता है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये स्थिर दरें सबसे पहले तो महंगाई की उम्मीदों को, मतलब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखने में मदद करती हैं। वो कैसे? जब लोगों और कारोबारों को लगता है कि ब्याज दरें निकट भविष्य में बढ़ने वाली नहीं है, तो वो भविष्य में कीमतों के बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका नहीं रखते। ये अपने आप में महंगाई को नियंत्रित करने में मददगार होता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। क्या? जैसा विश्लेषण में बताया गया है, ये भारतीय रुपए को सहारा देता है। रुपए को? वो कैसे? हाँ, देखिए, जब भारत में ब्याज दरें खासकर विकसित देशों की तुलना में आकर्षक बनी रहती हैं, तो ये विदेशी निवेशकों को भारत में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वो शेयर बाजार में हो या बॉन्ड मार्केट में। अच्छा। और जब विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए डॉलर बेचकर रुपया खरीदते हैं, तो रुपये की मांग बढ़ती है और उसे मजबूती मिलती है। और मजबूत रुपया आयातित महंगाई कम करता है। बिल्कुल सही। एक स्थिर या मजबूत रुपया आयातित महंगाई को कम करने में भी मदद करता है। लेकिन क्या सिर्फ ये ब्याज दर का अंतर ही काफी है विदेशी निवेश खींचने के लिए? निवेशक भारत की ग्रोथ, पॉलिसी स्थिरता, इन चीजों पर भी तो ध्यान देते होंगे। निश्चित रूप से, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ब्याज दर का अंतर, जिसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कहते हैं, वो एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन अकेला निर्णायक नहीं होता। विदेशी निवेश का प्रवाह कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसा आपने कहा। देश की आर्थिक विकास की संभावनाएं, राजनीतिक स्थिरता, नीतियों में निरंतरता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और वैश्विक जोखिम का माहौल कैसा है, मतलब ग्लोबल रिस्क एपेटाइट। अगर दुनिया भर में मंदी का डर बढ़ता है, तो निवेशक सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग सकते हैं, भले ही भारत में ब्याज दरें आकर्षक हो। तो हाँ, आरबीआई का कदम रुपए को समर्थन देने वाला एक कारक है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। भारत को बाकी मोर्चों पर भी अच्छा प्रदर्शन करते रहना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और पहलू पर आते हैं। क्या अभी दरों को स्थिर रखकर आरबीआई भविष्य के लिए अपने हाथ में कुछ विकल्प बचा रहा है? क्या ये एक तरह की रणनीतिक चाल है? हाँ, इसे आप एक रणनीतिक कदम कह सकती हैं। विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करता है। अच्छा। देखिए, अभी जब विकास दर ठीक ठाक है, तब दरों को स्थिर रखकर आरबीआई अपने तर्कश में कुछ तीर बचा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब? हालात बिगड़ जाते हैं, जैसे कोई बड़ा संकट आ जाए या मंदी गहरा जाए। हाँ, हो सकता है। तो आरबीआई के पास अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ब्याज दरें कम करने की गुंजाइश होगी। अच्छा, अगर अभी कम कर देते तो बाद में गुंजाइश कम होती? बिल्कुल, अगर वो अभी ही दरें कम कर देते तो शायद भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनके पास कम विकल्प बचते। तो ये भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए एक तरह से लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने की रणनीति है। तो ये सिर्फ वर्तमान स्थिरता नहीं है, बल्कि भविष्य की संभावित अस्थिरता के लिए तैयारी भी है एक तरह से। उम्मीद अच्छे की, तैयारी बुरे की। हाँ, आप इसे इस तरह से देख सकती हैं। ये एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है, एक प्रूडेंट अप्रोच। आरबीआई एक तरह से कह रहा है कि अभी हालात ठीक है, हमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आने वाले खतरों से अनजान नहीं है और जरूरत पड़ने पर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ये अर्थव्यवस्था को एक आश्वासन भी देता है। हाँ, बिल्कुल, कि सेंट्रल बैंक सतर्क है और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आएगा। तो कुल मिलाकर बाजार और विश्लेषक इस पूरे कदम को किस नजरिए से देखेंगे? आरबीआई क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? कुल मिलाकर, जैसा कि विश्लेषण का निष्कर्ष भी है, बाजार इसे आरबीआई की ओर से एक सहायक यानी सपोर्टिव और स्थिरता उन्मुख यानी स्टेबिलिटी ओरिएंटेड संकेत के रूप में लेंगे। ठीक है। ये दिखाता है कि आरबीआई विकास की जरूरतों और महंगाई पर नियंत्रण रखने का जो मुश्किल काम है, उसके बीच कितनी सावधानी से संतुलन साध रहा है। ये दर्शाता है कि आरबीआई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता
और आंकड़ों और वैश्विक संकेतों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इसे अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में एक परिपक्व और भरोसेमंद दृष्टिकोण माना जाएगा। चलिए, तो आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को श्रोताओं के लिए एक बार फिर संक्षेप में रख देते हैं। जी, आरबीआई ने रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखा है और अपना रुख तटस्थ बनाए रखा है। मतलब भविष्य में दरें किसी भी दिशा में जा सकती हैं। हाँ, ये फैसला गिरती महंगाई और मजबूत जीडीपी ग्रोथ के बीच संतुलन साधने का प्रयास है, और ये आरबीआई के बढ़ते आत्मविश्वास को भी दिखाता है, जैसा कि वित्त वर्ष 26 के संशोधित अनुमानों से पता चलता है। कम महंगाई, स्थिर जीडीपी। हाँ, तीसरी बात, बाजार पर असर, स्थिरता। उधार लागत स्थिर रहेगी, जिससे निवेश और मांग को सहारा मिलेगा। रेट सेंसिटिव क्षेत्रों को फायदा हो सकता है, बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटो। हाँ, हालांकि बैंकों के एनआईएम पर कुछ दबाव आ सकता है और ये रुपए को भी सहारा देता है। बिल्कुल। और चौथी बात, ये कदम आरबीआई को भविष्य के लिए लचीलापन देता है। अगर आर्थिक हालात बदलते हैं तो वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हाँ, और ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज को समझना चाहते हैं, चाहे वो निवेशक हों, कारोबारी हों या सिर्फ जागरूक नागरिक। सही कहा। ये दिखाता है कि सेंट्रल बैंकिंग कितनी जटिल प्रक्रिया है। सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक कारकों पर भी लगातार नजर रखनी पड़ती है। और विकास बनाम महंगाई की रस्सी पर संतुलन बनाकर चलना होता है। ये कोई ऑटो पायलट मोड नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये लगातार बदलती परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाने का काम है। बिल्कुल सही कहा। ये वाकई एक जटिल संतुलन साधने वाला काम है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जी, आरबीआई अभी स्थिरता पर ध्यान दे रहा है और भविष्य में कटौती के लिए गुंजाइश बनाए रख रहा है। तो सोचिए, ऐसी कौन सी विशेष घरेलू या वैश्विक परिस्थितियां हो सकती हैं? शायद महंगाई में उम्मीद से ज्यादा तेजी से गिरावट, या विकास दर में अचानक बड़ी कमजोरी, या फिर वैश्विक स्तर पर कुछ अप्रत्याशित घटना। हाँ, कुछ भी हो सकता है, जिनके चलते आरबीआई को अपनी ये देखो और इंतजार करो की नीति छोड़कर उम्मीद से पहले ही रेपो रेट में कटौती करने का फैसला लेना पड़ सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले महीनों के आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक घटनाक्रमों में मिलेगा। इस पर जरूर मंथन कीजिएगा।